सो गाइज़ वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट। इसका एक प्रॉपर डिटेल वॉक अराउंड मैं ऑलरेडी चैनल पे अपने डाल चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसकी मॉडल स्पेसिफिकेशंस क्या हैं और साथ ही साथ मैंने इसके अंदर आपको बात करी कि क्या वेरिएंट्स इसके अंदर आते हैं और कौन सा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। हम ये सारी बात कर चुके हैं। आज की वीडियो टॉपिक और थंबनेल आपने देखा होगा। उसके बाद अगर मैं आज बात करूं तो आज हम बात करने वाले हैं इसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव फीचर्स के बारे में और साथ ही साथ पॉइंट्स के बारे में, ऐसे कि अगर आप ये गाड़ी खरीद रहे हैं या फिर ख़रीदने का प्लान कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी, क्योंकि मैं इसके अंदर इसकी सारी खूबियाँ और सारी खामियाँ बताने वाला हूँ और बहुत शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो रखूँगा, ज़्यादा लंबी नहीं खींचूंगा। कोशिश करूँगा 10-11 मिनट तक ही ये वीडियो रखूँ मैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को इसके पॉजिटिव पॉइंट से। सबको नेगेटिव सुनने होते हैं बट भाई स्किप मत करना, पहले पॉजिटिव सुन लो। किसी की अच्छाइयाँ पहले सुननी चाहिए खामियाँ जानने से पहले। तो अच्छाइयों की बात अगर यहाँ पे मैं करूँ इसके, तो अगर आप यहाँ पे नोट डाउन करें इसके ऑल ओवर डायनामिक्स और लुक्स की, तो एक बहुत ही ज़्यादा एक स्पोर्टी डिज़ाइन निकल के आता है इस गाड़ी के अंदर मारुति की तरफ से, और रियलिटी में आपको वो यहाँ पे होता हुआ दिखेगा भी। प्रीवियस जनरेशन से लेके मैं बात करूँ, फर्स्ट जनरेशन शिफ्ट से लेके आज तक की शिफ्ट जितनी भी आई हैं इंडिया के अंदर, वो सब एक काफ़ी अच्छे लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज के साथ आई हैं, जिसमें वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही ड्रास्टिकली स्पोर्टी लुक ऑफ़र करती हैं, जिसकी वजह से कस्टमर्स ने इन्हें बहुत ज़्यादा ख़रीदना पसंद किया और काफ़ी ज़्यादा डिमांड में ये गाड़ी रही। और आफ्टर एंड ऑल अगर मैं बात करूं, चाहे कुछ भी इसमें दिया गया हो फीचर्स के मामले में, बट कंपनी ने जो भी दिया और कस्टमर्स ने उसके बाद भी उसे पसंद किया। चलते हैं एक बार बैक लुक इसका मैं आपको चेकआउट करवाता हूँ, क्योंकि वो भी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के टाइम पे। अगर मैं बात करूँ, अगर आप एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट को प्लान कर रहे हैं तो कुछ आज की डेट में ही ऐसी बैक प्रोफाइल से दिखेगी और बहुत ही सुंदर बैक प्रोफाइल है। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा टेल लाइट सेटअप देखने को मिलता है। ये प्रॉपर रेड कलर के उसमें जलती है। मैं आपको यहाँ पर जला कर भी दिखाता हूँ इसको कि कैसा इसका आपको लुक देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो बहुत ही सुंदर एक प्रीमियम यहाँ पे आपको टेल लाइट सेटअप देखने को मिल रहा है और रात को गाड़ी चलते हुए बहुत ही ज़्यादा एक ये प्रीमियम लेविश लुक आपको प्रोवाइड करेगा। अब इसी के साइड में आपको यहाँ पे सीएनजी कैप दिख रहा है, इस पर मैं आऊँगा। बट अगर मैं पॉजिटिव की अब बात करूँ और यहाँ पे, तो पॉजिटिव में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर आपको जो इसका प्रॉपर डैशबोर्ड लुक है, डैशबोर्ड का जो एक प्रॉपर फील है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को आपको मिलता है। गाड़ी का जो कैरेक्टर है वो स्पोर्टी है और स्पोर्टी कैरेक्टर के बाद आपको कुछ यहाँ पे ऐसा, जब प्रॉपर मैं डैशबोर्ड बात करूं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बात करूं, मीटर कंसोल बात करूं, अगर ऑल ओवर मैं इसकी प्रोफाइल की बात करूं यहाँ पे, तो बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी देखने को मिलता है आपको। काफ़ी एक अच्छा, बहुत ही अच्छा स्पोर्टी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। स्क्रीन देखने को मिलती है आपको प्रॉपर, जो आपको वार्निंग अलर्ट्स देती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो प्रॉपरली आपको ये वार्निंग अलर्ट्स देगी यहाँ पे, और वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो जैसे फीचर्स यहाँ पे प्रोवाइड करे जाएंगे कंपनी की तरफ से आपको इसके अंदर। और माउंटिंग कंट्रोल्स हो गए, डी का स्टीयरिंग व्हील हो गया, यहाँ पे आपको जो सेंटर लॉकिंग है वो मिल जाती है। VXI मॉडल आप देख रहे हैं इसका, अगर आपको ना पता हो तो मैंने बता दिया आपको। चारों पावर विंडोज़ मिल जाती हैं, ऑटो डाउन के फीचर्स के साथ देखने को आपको मिलती है। ORVM कंट्रोल यूनिट देखने को मिलती है, फोल्डिंग यूनिट नहीं मिलती देखने को, बट एटलीस्ट आपको यहाँ पे जो कंट्रोल बेसिकली डायनेमिक्स हैं वो देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं, हेलोजन बेस्ड। यहाँ पे आप इसको बाद में LED में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो ऑल ओवर मैं बात करूँ तो गाड़ी का जो स्टांस है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा स्पोर्टी है और कहीं ना कहीं गाड़ी एक अच्छा लुक आपको ऑफ़र करती है जब सड़क पे चलती है। और अभी तक भी मैंने जो भी स्विफ्ट्स देखी हैं सड़क पे चलती हुई, उनकी एक अच्छी भली रोड प्रेजेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं, ये कुछ थे इसके लमसम पॉजिटिव पॉइंट्स। अगर मैं बात करूँ गाड़ी के कि फ़ीचर्स आपको मिल जाते हैं, आपको कंफर्ट कन्वीनियंस के फीचर्स मिलते हैं, आपको स्टाइलिश फीचर्स देखने को मिलते हैं, तो गाड़ी कहीं से भी एक VXI मॉडल नहीं लगती फीचर्स के मामले में। क्योंकि ज़्यादातर पहले के टाइम पे VXI मॉडल में आपको स्क्रीन नहीं देखने को मिलती थी। आज के टाइम पे आपको स्क्रीन भी देखने को मिल रही है, आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पे आपको मैं बात करूँ स्विफ्ट के पिछली वाली जनरेशन में ZXI मॉडल तक आपको हेलोजन रिफ्लेक्टर लैम्प्स मिलते थे, आज के टाइम पे आपको VXI मॉडल से प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। तो कंपैरिजन अगर हम करें तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपको एक पॉजिटिव चीज़ देखने को मिलती है। चलते हैं अब इसके ऊपर नेगेटिव पॉइंट्स के, कि भाई अब जब गाड़ी लॉन्च हो गई है तो हर चीज़ की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें होती हैं, दोनों साइड्स होती हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नेगेटिव पॉइंट्स की, तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे जो हुआ है कंपनी की तरफ से, मैं कहूँगा ये कंपनी का प्लानिंग था। उनके हिसाब से ये एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू था इस गाड़ी के अंदर लॉन्च करना। बट जो इसका ये इंजन इन्होंने लॉन्च किया Z सीरीज़ का 3 सिलेंडर इंजन, जो कि मैं बात करूँ बहुत ही ज़्यादा
कंट्रोवर्सी में रहा, मैं इसको कंट्रोवर्सी ही इस शब्द को नाम देना चाहूँगा इस चीज़ को, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ नेग्लिजेंसी की तो वो तो नहीं है, बट क्योंकि कंपनी ने बहुत सोच समझ के ही इसके अंदर ये इंजन डाला जो 3 सिलेंडर इंजन है 1200 सीसी का। और यहाँ पे जो पावर फिगर्स हैं उसमें भी फ़र्क आया। मैं पावर फिगर्स की यहाँ पे अभी फ़िलहाल बात नहीं करता, बट अगर यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल नॉलेज में आपको बताऊँ तो यहाँ पे आपको क्लियर एंड क्लियर फ़र्क दिखेगा 4 सिलेंडर और 3 सिलेंडर शिफ्ट के अंदर। और वो जो 1200 सीसी की एक रिफाइनमेंट थी गाड़ी के अंदर, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको गायब होती हुई दिखती है। बट फिर भी मैं बात करूँ, मारुति के 3 सिलेंडर इंजन्स बहुत ही ज़्यादा ट्यून्ड है, चाहे मैं बात करूँ वो माइलेज से रिलेटेड हो, चाहे मैं बात करूँ अपने रिलायबिलिटी के ऊपर हो। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि अगर मैं 3 सिलेंडर मारुति का ले रहा हूँ तो भाई मैं टाटा के इंजन के बराबर कुछ चीज़ प्राप्त कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मारुति ऑलरेडी, वो पीछे ऑल्टो खड़ी है, वहाँ पे ऑल्टो में, वैगन आर में, सेलेरियो में और अपना एस्प्रेसो में, सब में ऑलरेडी वो 3 सिलेंडर इंजन सेल ऑफ कर रही हैं। और बहुत ही अच्छे कस्टमर्स हैं जिन्होंने 1.5 लाख किलोमीटर ऑल्टो और एस्प्रेसो चलाई हैं। और इनफैक्ट मैंने एक एस्प्रेसो देखी थी जो 3.5 लाख किलोमीटर चल चुकी थी। तो अगर आप वहाँ से देखें तो आपको पता चलना चाहिए कि भाई यहाँ पे आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है इंजन से। बट हाँ, जो एक रिफाइनमेंट इशू होता है कहीं ना कहीं, अगर आप बात करें आरपीएम का, जो बेसिकली मैं बात करूँ फ्लक्चुएशंस, वो आपको होती हुई दिखेंगी। गाड़ी थोड़ा सा ज़्यादा नॉइज़ करेगी कंपैरेटिवली हायर आरपीएम पे 4 सिलेंडर के, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये एक मेजर नेगेटिव पॉइंट था। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट की अगर यहीं से मैं बात करूँ तो मैंने आपको बताया था, ये आपको सीएनजी फ्यूलिंग कैप दिख रही है जो कि आपको फेंडर पे फिर से दे दी गई है। इसके अंदर आपको 55 लीटर की वाटर कैपेसिटी वाला टैंक देखने को मिल जाता है, और जो इसकी सीएनजी प्लेट है वो भी आपको बाहर की तरफ ही देखने को मिलती है। अब यहाँ पे इन्होंने सीएनजी फ्यूलिंग कैप बाहर की तरफ ही दे दिया। उसके साथ यहाँ पे बस इन्होंने यहाँ पे स्मार्ट वर्क क्या किया कि ये जो कैप है पहले जो कॉस्ट करती थी 5,000 रुपये, और समवेयर अभी भी पता नहीं इसकी क्या कॉस्टिंग इन्होंने रखी है, बट पिछली जनरेशन में जो सीएनजी कैप थी वो 5,000 रुपये कॉस्ट करती थी, और उसके अंदर कोई ऐसा लॉक सिस्टम नहीं था। अब लॉक सिस्टम नहीं था तो कोई अगर ये कैप निकाल के ले गया तो जो सीएनजी का सेफ्टी स्विच है, बेसिकली अगर आप यहाँ पे एक निडल देख रहे होंगे, पिन सी जो मैं दबा रहा हूँ पिन, ये जब तक ये पिन प्रेस नहीं होगी, सीएनजी की जो गाड़ी है वो ऑन नहीं होगी। तो वो चीज़ को यहाँ पे एप्लीकेट करने के लिए कंपनी ने यहाँ पे बाहर की तरफ ही सीएनजी नॉब रहने दिया, बट इसके अंदर एक सीएनजी का नॉब के साथ यहाँ पे जो बेसिकली कैप है उसके ऊपर लॉक सिस्टम लगा दिया, और आपकी जो ये बेसिकली कार की है उसी से ये सीएनजी नॉब जो है वो खुल जाया करेगा। बट बात वही रही कि जब आपने एक नई जनरेशन शिफ्ट लॉन्च करी, ऑल न्यू प्लेटफॉर्म था, सब कुछ नया था, आप R&D कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, उसके बावजूद आप एक गाड़ी के अंदर इसकी OEM पोजीशन में बात करूं जो नेक्सा और ज़्यादातर अरीना की गाड़ी में भी, ब्रेजा और अर्टिगा में आती है, सीएनजी की फिलिंग वाल्व यहाँ पे फ्यूल कैप के अंदर वो क्यों नहीं दी गई मारुति की तरफ से? वो एक मेजर क्वेश्चनेबल चीज़ है जो पता नहीं क्यों किया गया। और अब वही बात है कि जब कस्टमर्स ने प्रीवियस जनरेशन सीएनजी वाली शिफ्ट खरीदी और वो अच्छी वाली सेल्स में बिकी, तो इस बार भी कंपनी ने कहा कि क्यों ज़रूरत है R&D करने की। जस्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आप टैंक की प्लेसमेंट भी अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर कार कंपनीज जो टैंक की प्लेसमेंट करती हैं वो इस साइड करती हैं, मुंह इस साइड होता है और बैक इस साइड होती है। बट फिर जब उनको पता था कि आप ऐसी गाड़ी खरीद लोगे और दोबारा से भी खरीद लोगे जिनको रिक्वायरमेंट है, तो उनके लिए फिर दोबारा से सीएनजी नॉब यहीं डाल दिया गया। इस बार लॉकिंग सिस्टम फिर भी बेटर है इम्प्रूवमेंट के नाम पे कि मैं बात करूँ, कोई भी आपकी सीएनजी कैप निकाल नहीं सकता एज सच, बट फिर वही बात कि एटलीस्ट वो शो तो हो रहा है ना बाहर से, तो वो चीज़ थोड़ी सी ऑड भी लगती है। बम्पर पे अगर कोई बाइक वाला मार दे तो सीएनजी नॉब पे सीधा सीधा इफेक्ट पड़ेगा और उसके बाद गाड़ी भी ऑन नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर के अंदर भाई ट्रैफिक्स में लगती रहती है। अब ये बात तो हो गई, अब टैंक देख लिया होगा आपने, बूट स्पेस भी देख ली होगी। अब नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट की बात का अगर मैं यहाँ पे करूँ तो आपको टैंक तो दिख रहा है, स्पेस भी दिख रही है, सब कुछ अच्छा है भाई, पार्सल ट्रे भी दे रखी है, बट यहाँ पे आपको स्टेपनी व्हील नहीं दिख रहा। अब ये मत सोचना कि भाई ये डिस्प्ले व्हीकल है, इसके अंदर से इन्होंने हटा दिया होगा, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी डाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जो प्लांट से गाड़ी आती है वही डिस्प्ले में शोरूम पे रहती है। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ आपको, तो यहाँ पे जो स्टेपनी व्हील है इसके अंदर, वो यहाँ पे क्लियर एंड कट हटा दिया गया है। अब यहाँ पे आपको कोई भी स्टेपनी व्हील देखने को नहीं मिलता अपना शिफ्ट के अंदर, और वो चीज़ एक मेजर नेगेटिव पॉइंट है इस गाड़ी के अंदर अब, क्योंकि सीएनजी मॉडल्स के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्टेपनी व्हील हटा दिया गया है। अब आपको 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे, डिपेंडिंग आप कौन सी कंपनी का इसके अंदर जो टायर है वो डलवाना चाहेंगे, वो आपके ऊपर पर्सनल चॉइस है। बट अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपको फ़िलहाल कोई भी
टायर देखने को नहीं मिलता। प्लेसमेंट इन्होंने दे रखी है, टायर रखने की जैक दे रखा है, पाना दे रखा है। अब इसकी जगह इन्होंने क्या किया, ये टायर मोबिलिटी किट दे दी आपको कि भाई इसको ले जाओ और जब टायर पंचर हो गाड़ी का तो आप इसको लगा लेना और टायर सोल्यूशन डाल लेना। टायर के अंदर कुछ ऐसा सोल्यूशन आपको दे दिया 300 ml का, और इसके अंदर टायर सीलेंट है। अब टायर जब पंचर हो जाए तो ये डाल लेना पंप के थ्रू और गाड़ी को एक सेफ डिस्टेंस तक ले जाना। अब तुम्हारा तो भाई ये कहना ठीक है कि तुमने ये पकड़ा दिया CNG वाला टायर हटा के ये एयर पंप पकड़ा दिया और इसका सीलेंट पकड़ा दिया, बट सपोज़ हाईवे पे चलते हुए गाड़ी का टायर यहाँ से साइड वॉल से फट जाता है, एक दरार आ जाती है पूरी, तब कस्टमर क्या करेगा? तब कस्टमर सीलेंट डाल के इसको चिपकाने की कोशिश करेगा? नहीं ना, तब तो उसको टायर चाहिए ही चाहिए ना। तो वही चीज़ है, टायर की कमी कोई और चीज़ पूरी नहीं कर सकती। जब एक ये चीज़ कंपनीज़ को स्टैंडर्ड कर देनी चाहिए कि अक्रॉस द मॉडल्स, मैं बात करूँ यहाँ पे कोई भी मॉडल हो उसमें स्टेपनी टायर रिमूव नहीं होगा। बट वही है कि नोटरी सरकार की तरफ से ये है कि अगर आप टायर पंचर किट दे रहे हो तो आप टायर हटा सकते हो। मैन्युफैक्चरर्स को पता नहीं क्या ही इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले हैं, मुझे ये चीज़ पर्सनली नहीं समझ आती। फॉर्ड ने इको स्पोर्ट्स के साथ भी किया था और वो भी फ्लॉप हुई थी। अब एक यहाँ पे मैं फ़ीचर और ऐड ऑन कर देता हूँ। नेगेटिव में तो भाई यही है, एक नेगेटिव पॉइंट में एक फ़ीचर और ऐड यहाँ पे करूँगा, तो इसमें हाइट एडजस्टमेंट जैसी सीट का फ़ीचर नहीं दिया गया। जब आप स्क्रीन दे सकते हो 40-50 हज़ार रुपये की स्क्रीन आती है भाई, अगर आप कंपनी से नहीं लेने जाओ और वो चीज़ दे सकते हो तो यार एक हाइट एडजस्टमेंट जैसा फ़ीचर क्यों नहीं? क्योंकि ड्राइविंग सीट जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे है और मैं बात करूँ शॉर्ट हाइटेड पीपल्स के लिए ये गाड़ी फिर प्रैक्टिकल नहीं बनती है, प्रैक्टिकल सेंस नहीं क्रिएट करती है। तो ये कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स थे कहीं ना कहीं जो मुझे लगे कि आपको शेयर करने चाहिए, और एज अ कस्टमर अगर आप इसे ख़रीद रहे हैं तो ये चीज़ आप पहचाने जाने और उसके बाद ही एक डिसीजन लें। यहाँ पे मैं वीडियो समाप्त करूँगा, बट एक पॉजिटिव फीचर इसके अंदर और ऐड ऑन कर देता हूँ जो इसका पॉजिटिव में था कि इसके अंदर आपको स्टैंडर्ड 6 एयरबैग मिलते हैं। ये मेरे से मिस हो गया था उस टाइम पे, तो आपको यहाँ पे 2 एयरबैग्स यहाँ पे डैशबोर्ड पे देखने को मिलते हैं, 2 यहाँ पे आपको सीट्स में देखने को मिलते हैं और 2 आपको बी पिलर पे देखने को मिलते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एयरबैग की आपको बैजिंग दिख भी रही होगी, और सेम एज इट इज़ मैं बात करूँ आपको यहाँ पे भी एयरबैग की जो बैजिंग है वो दिख रही होगी क्लियर एंड कट। तो वो चीज़ है, 6 एयरबैग्स आपको यहाँ पे देखने को कंपनी की तरफ से इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। तो सेफ्टी का वही बात है कि बलिनो की तरह आपको स्विफ्ट के अंदर भी जो इनकी एक वो चीज़ थी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, तो वो चीज़ आपको जो बिल्ड क्वालिटी इशू था बेसिकली वो आपको रिजॉल्व होता हुआ दिखता है 6 एयरबैग के थ्रू। स्टैंडर्ड 6 एयरबैग इन्होंने दे रखे हैं हर मॉडल में, तो आपको यहाँ पे कोई Hyundai की तरह यहाँ पे कहीं भी ब्रांडिंग नहीं कर रखी कि हमने 6 एयरबैग दे रखे हैं, बट यहाँ पे आपको 6 एयरबैग इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। 8,19,000 रुपये एक शोरूम की प्राइसिंग आपको देखने को मिलती है स्विफ्ट CNG VXI मॉडल की, तो आप ले सकते हैं। अगर आपको ये पॉइंट्स वैलिड लगते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, आप इसे कोप अप कर सकते हैं, तो आप ज़रूर से इसको कंसिडर कर सकते हैं। बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत प्रैक्टिकल है। साइज़ वाइज भी मैं बात करूं और माइलेज वाइज भी 32 की माइलेज देगी आपको 1 किलो CNG में, और पर्सनली मैं तो खुद ग्रैंड विटारा CNG ओन कर रहा हूं और वो मुझे 26 की माइलेज देती है। 1500 सीसी का इंजन 1 किलो CNG में विद AC ऑन सिटी, हाईवे की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, तो वो भी ये भी 32 की निकाल देगी आराम से क्योंकि 1200 सीसी का इंजन है। बाकी वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलता रहूँगा। टिल देन इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।